चलिए फर्दर कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सेक्शन बी के। तो जैसा कि हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट तक के क्वेश्चन को, हार्डे-विनबर प्रिंसिपल के क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर दिया है। अब उसी के क्रम में अगर मैं सेक्शन बी में और क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो आपका सेल सिग्नलिंग का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो हमारे द्वारा या किसी भी आपने टीचर से पढ़ा होगा, तो इतनी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते ही हैं कि आपको करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है जहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होते हैं। तो आपको पता है, अगर आपको एक छोटा-सा अगर मैं फिगर रिकॉल कराना चाहूँ, तो आपको पता है कि जो आपका एटीपी होता है, अगर उसको मुझे साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करना है, तो जो मुझे एंजाइम चाहिए वो एडिनाइल साइक्लेज चाहिए, ठीक है? यही साइक्लिक एएमपी जो होता है वो फर्दर प्रोसेस करता है, या आप कह सकते हैं कि एज़ अ सेकेंडरी मैसेंजर के तरीके से कार्य करता है, ठीक है? तो यानी कि जो सबसे पहला सीक्वेंस होगा वो एडिनाइल साइक्लेज होगा, जिससे साइक्लिक एएमपी बनेगा और यही साइक्लिक एएमपी फर्दर प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेंगे। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर का सीक्वेंस होगा वो पहला ही हो जाएगा ए, बी एंड सी। तो क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 220 यहाँ पे है और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 861 होगा। फर्दर एक और क्वेश्चन जो है, जो कि आपका थोड़ा-सा घुमा के पूछा है, अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, कोई बात नहीं। बट फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगा के डूएबल क्वेश्चन था, क्योंकि अब इस लेवल पे आके डिट्टो सेम चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जा सकती हैं कि आपको एकदम से कोई एनसीईआरटी की लाइन है कि आपको रटा दिया जाए और वहीं से क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं तो जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप भूल जाइए, क्योंकि आपको जो आपने पढ़ाई किया है, बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी है और जो आप हाई लेवल पे चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसी के आस-पास चीज़ें से आपको पिरोना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कॉर्टिकोसोन्स हैं यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ बाइराइजोपस निगरकन्स। अब ये पर्टिकुलर आपकी फंगस की स्पीसीज है। अब ये कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज जो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज करते हैं, ये आखिर एक्चुअल में किस, मतलब कह सकते हैं किसके फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये है क्या। तो पर्टिकुलरली आपको पता होगा, जब आप दो चीजें आप पढ़ते हैं, जब आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ते हैं, तो वहां पे सबसे जो मोस्ट एबेंडेंट होता है वो आपका कॉर्टिकोसोल होता है। फिर उसी में ही आपका कॉर्टिकोस्टेरॉन आता है और उसी में ही एक आपका आता है कॉर्टि कॉर्टिसोन आते हैं, ठीक है? तो ये 3 उसी फैमिली में आते हैं जो कि आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, और ये आपको मैं बता भी देता हूँ, जैसा कि ये एड्रिनल ग्लैंड के लेक्चर में हमने इसको जिक्र भी किया था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसमें आपके मेनली कॉर्टिसोल्स आते हैं, ये पर्टिकुलर आपको लेक्चर भी मिल जाएगा। और बाकी ये जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इसमें आपके 3 मेन हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन, जिसमें आपका मोस्ट एबंडेंट जो है वो आपका कॉर्टिसोल होता है। और यही जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, ये आपके इम्यूनोसप्रेसिव के तरीके भी यूज किए जाते हैं इन द ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी टू अवॉइड टिश्यू रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनोसप्रेसिव के ड्रग्स में बहुत सारी चीजें हमने आपको लर्न कराई हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग में आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम भी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप इससे आइडिया लगाएंगे, तो जो आपका पर्टिकुलर ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका ना स्टार्च होगा, ना अमाइनो एसिड होगा, ना लिपिड होगा, ये जो चीज है ये आपका ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है? तो बस यहाँ से आपका ये आंसर निकल सकता था, बट फिर भी अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं छुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर अगर मैं आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, एक और क्वेश्चन जो कि आपके इम्यूनोलॉजी से पूछा गया है, ये भी बहुत बेसिक इम्यूनोलॉजी है, जो कि अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो भी वेल एंड गुड, और नहीं तो किसी की भी इम्यूनोलॉजी की किताब से अगर आपने पढ़ा होगा तो भी आप ये कर सकते हैं कि द मैकेनिज्म बाय व्हिच बी सेल इंश्योर दैट ओनली वन हैवी एंड वन लाइट चेन एलील इज ट्रांसलेटेड इज रिफर्ड एज। तो ये पर्टिकुलर जो चीज होती है, ये एलिलिक एक्सक्लूजन होता है। बाकी आप जब जाएंगे तो वहां पे आइसोटाइपिक स्विचिंग है, कोडोमिनेंस है, ये सारे आपको टर्मिनोलॉजी मिलेंगे। बट वहां पे जब आप एलिलिक एक्सक्लूजन पढ़ेंगे तो बहुत ही मतलब इसमें तो कोई इफ बट की बहुत ज्यादा बात भी नहीं है। एलिलिक एक्सक्लूजन से ही आपका पर्टिकुलर चीजें डिसाइड होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एलिलिक एक्सक्लूजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडॉन है, जो कि आपके डीबीटी और आईसीएमआर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। और कोडॉन मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, ठीक है? जिसने कोडॉन के लेक्चर देखे हैं, कोडॉन के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट आपका दिया है कि जेनेटिक कोड इज रिटन इन द लीनियर फॉर्म फ्रॉम द 3 न्यूक्लियोटाइड लेटर दस रिफर टू एज ए ट्रिपलेट कोडॉन। बिल्कुल सही बात, हम यू 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 लिखते हैं या यूएजी लिखते हैं तो 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में लिखा जाता है, तो यानी कि ये बात मेरी ट्रू हो जाएगी। द कोडिंग सिस्टम इज ए हाईली वेरिएबल है, बिल्कुल सही बात। इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वन ट्रिपलेट कोड कैन स्पेसिफाई डिफरेंट अमाइनो एसिड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब चूंकि यहाँ पे उन्होंने गड़बड़ क्या कर दिया है कि एक ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो किसी ट्रिपलेट कोड जो है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है, बात बिल्कुल सही है। कुछ एक्सेप्शन भी है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन कोडॉन जो होता है वो आपका बेटा यूनिवर्सल होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म
वैरी नहीं करेगा अगर आपका एक्सेप्शन केस ना आ जाए, ठीक है? वो भी 2, 4, 5 ही एक्सेप्शन केस है, लेकिन जो जनरल ट्रेंड में हम बात करेंगे कि इन्होंने यहाँ पे बोला कि कोडिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वन ट्रिपलेट कोडॉन कैन स्पेसिफाई डिफरेंट अमाइनो एसिड इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनका फॉल्स हो जाएगा कि इतना वेरिएशन मतलब टेक्निकली नहीं होता, कि कोडॉन को हम मतलब 99% केस में कोडॉन जो होते हैं वो यूनिवर्सल ही होते हैं। 1-2 एक्सेप्शन केस है जो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिलता है, बट आप ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर सकते हैं कि आपका कह सकते हैं कि आपका फंगस में कुछ अलग है या पर्टिकुलर, मतलब एक वेरिएशन हो सकता है, 1-2 का एक्सेप्शन हो सकता है, बट वो यूनिवर्सल थंब रूल नहीं हो सकता है। तो यानी कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो लगता है वो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है वो आपका फॉल्स होगा। तो राइट आंसर जो बनेगा वो आपका थर्ड बनेगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आईडी जो है वो 2227 है और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका 891 बनेगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो आपका फॉल्स है। फर्दर फर्दर क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इन अ पेडिग्री द फर्स्ट पर्सन इज आइडेंटिफाइड टू बी सफरिंग फ्रॉम ए जेनेटिक डिजीज, इसको हम क्या कहते हैं? अब यही चीजें होती है कि जब बच्चे नए नए क्वेश्चंस देखते हैं, नए नए वर्ड्स देखते हैं, पूरे लेक्चर्स को नहीं देखते हैं, तो सोचते हैं कि क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया या हमारे टीचर ने उन चीजों को नहीं पढ़ाया, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, लास्ट ईयर का एक लेक्चर है जहां पे हमने मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर को पढ़ाया था, सिकल सेल अनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पेडिग्री मैपिंग, जो कि आईसीएमआर जेआरएफ 2023 के लिए मैंने पढ़ाया था। और मैंने बोला भी था कि आप इसको अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि जेनेटिक्स भी बहुत आता है और वहां पे ये मैंने देखिए इंपॉर्टेंट भी मैंने लिखा है, प्रोबैंड इज अ पर्सन, वहां से जहां से हेरिडिटी केस स्टार्ट होता है उसको प्रोबैंड कहते हैं। अगर ये मेल होता है तो उसको हम प्रोपोस्टस बोलते हैं, और प्रोपोसिटा जो होता है अगर वो फीमेल होती है, यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि सीता वर्ड याद रखिएगा, तो जो अगर फीमेल चाइल्ड से केस स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको प्रोपोसिटा भी बोल सकते हैं। तो यानी कि ये क्वेश्चन वहां से डराइव हुआ है, सीधा आंसर था। आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ के गए होंगे और सही तरीके से अपना ज्ञान मतलब कह सकते हैं ना कि पांचों इंद्रिय अगर आपने खोल कर गए होंगे, सही तरीके से पढ़ाई किया होगा, तो आप ये डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते थे। प्रो बैंड पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन ट्रांसफेरिंग, जो कि आयरन ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया, जो कि बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन से आपका सॉल्व हो जाएगा कि व्हाट हैपन टू द ट्रांसफेरिन व्हेन आयरन इज ए बाउंड टू इट एंड इंटरेक्ट विद इट रिसेप्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, कभी भी आपका जब भी ट्रांसफेरिन, मान लो कि ट्रांसफेरिन का रिसेप्टर होगा, आयरन आके बाइंड करेगा, तो क्या होगा, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा। तो अंडरगो ए कन्फर्मेशनल चेंज अलाउ बाइंडिंग टू इट रिसेप्टर, तो यही जो होगा वो आपका राइट आंसर बनेगा कि जैसे ही ट्रांसफेरिन के पास आयरन आके बाइंड हुआ, उसमें कन्फर्मेशनल चेंज हुआ और वो जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड कर लिया। बाकी यहाँ पे तुरंत डिग्रेड नहीं कर दिया जाता है कि इट इज डिग्रेडेड इनटू द लाइसोसोम या फोर्थ ऑप्शन में भी डिग्रेड करा रहे हैं, तो ये नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सरल आंसर जो बनेगा वो आपका यही बनेगा कि आप इसको मतलब कन्फर्मेशनल चेंज होगा और देन फिर क्या होगा, आपका रिसेप्टर जो होगा वो आपका पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं कि जाके उस पे बाइंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पे पूछा जा रहा है कि व्हेन which protein is responsible for cleaving double stranded RNA into the smaller fragment during RNA interference। तो ये आपका डाइसर एंजाइम होता है, हेलिकेज आपका नहीं होगा, स्लाइसर नाम का कुछ ऐसा तो मेरी जानकारी में नहीं है। इसके अलावा रिस्क जो होता है, ये पूरे प्रोसेस को रिस्क बोलते हैं कि आरएनए मीडिएटेड रिस्क कॉम्प्लेक्स जो आपका बनता है उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं, लेकिन जो आपका पर्टिकुलर ब्रेक करता है वो आपका डाइसर होता है। तो क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 246 है और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका 968, यानी कि फोर्थ जो होगा वो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी कहानी हो गई, इतने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस हो गए। फर्दर अगर मैं बात करता हूँ, जो कि आपको मैंने ये भी दिखा दिया, ये भी हमने कर लिया। फर्दर क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है कि आपके डीएनए पॉलीमरेज के बारे में भी हमने बहुत चर्चाएं की हुई है, जहां पे उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि द फंक्शन ऑफ द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है। तो आपको पता है दो ही तरीके की एक्टिविटी होती है, एक 5 प्राइम टू 3 होता है, एक आपका 3 टू 5 होता है। तो जो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये आपका मोस्टली पॉलीमराइजेशन करने के काम आता है। ठीक है, इसमें जब आप पढ़ते हैं इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है, पॉलीमराइजेशन होता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये आपका प्रूफ रीडिंग करने के काम आता है कि कहीं कोई गलत डीएनए तो नहीं अटैच हो गया है, उसको हम चेकआउट करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है कि रिमूव द 5 प्राइम एंड ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड दैट इज अटैच्ड टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड दैट इज बीइंग कॉपीड। तो भैया रिमूव तो नहीं करना है, ठीक है।
तो ये आपका कैंसिल हो गया। रिमूव करता है इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। यही आपकी बात सही है कि भैया जिस डीएनए को देखकर हम एक नया डीएनए बना रहे हैं, उसमें कहीं कोई गलत डीएनए कोई गलत न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट तो नहीं हो गया है, उसी को मुझे ठीक करना है। तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपका एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ये हो जाएगा। इसके अलावा रिमूव डैमेज न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द टेम्पलेट स्टैंड से क्यों निकालोगे, ये गलत हो जाएगा। और ब्लंट एंड का डीएनए भी मुझे नहीं बनाना है। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, बस नाम वाम देख के हो सकता है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। और इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि आपका बहुत बेसिक और बहुत पेट क्वेश्चन है, जो कि आपके डीबीटी में भी आया हुआ है, और खास तौर से ये आपके आईसीएमआर जेआरएफ 2022 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो इसमें आंसर था रामाचंद्रन प्लॉट। बाकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर और क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये 3 टेक्निक होती है जिससे हम 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को पता करते हैं। तो यानी कि आपको 3D प्रिडिक्ट करना है, एक्सरे ले लो, एनएमआर ले लो, बी और सी एक ही ऑप्शन में रखा है, आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं? तो कितना आसान क्वेश्चन था। अब यही होगा कि अगर आपने पहली बार पढ़े होंगे, घबरा गए होंगे, तो आपको लगा होगा होमोलॉजी मॉडलिंग क्या है, थ्रेडिंग क्या होता है, ये मुझे नहीं पता। बट आसानी के साथ ये क्वेश्चन जो था वो आपका डुएबल था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अभी मुझे काफी टेलीग्राम पे भी काफी देखने को मिला कि बच्चे इसके बारे में बोल रहे थे कि ऑर्गेनेल दैट इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ऑटोफेजी एंड हाइड्रोलाइसिस कौन करता है। तो ये जो आपका पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, डाइजेशन कह लीजिए, ऑटोफेजी की जो शुरुआत होती है, वो आपका लाइसोसोम ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया में आपका पर्टिकुलर माइटोफेजी होता है, जो एक पर्टिकुलर टाइप का ऑटोफेजी कह सकते हो। ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ केस है, ना कि वो उसका पूरा कह सकते हैं कि आप हाइड्रोलाइसिस कहाँ करा देंगे। ठीक है, तो वो जो एक क्यूमुलेटिव आंसर होता है, उसका लाइसोसोम से लेना देना है। तो आप इसके बारे में मत परेशान होइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगर इन्होंने यहाँ पे माइटोफेजी वर्ड का इस्तेमाल किया होता तो आप कह सकते हैं, लेकिन आपका किसी भी चीज का डाइजेशन कह लीजिए, किसी भी चीज की ऑटोफेजी कह लीजिए, और किसी भी चीज को हाइड्रोलिसिस कह लीजिए, या फिर तोड़ना मरोड़ना, या ये सारी जो प्रक्रिया है, ये आपका लाइसोसोम का ही काम है। बहुत बार हमने चर्चा किया है, तो इसमें भी कोई निसंदेह जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका लाइसोसोम होगा। नेक्स्ट आपका सेल साइकिल से क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल डबल देयर अमाउंट ऑफ द डीएनए। तो डीएनए का डुप्लीकेशन आपके एस फेज में होता है। एस फेज में और भी कौन कौन सी चीजें डुप्लीकेट करती हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद विच नॉन वायरल जीन डिलीवरी मेथड यूटिलाइज फिजिकल फोर्स टू इंट्रोड्यूस जेनेटिक मटेरियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है भाई, कि आप फिजिकल फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यानी कि आप इलेक्ट्रोपोरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड का यूज करते हैं। आप पॉलीलाइसिन हो, एडिनोवायरस हो, उनको किसी भी तरीके से आप केमिकल मेथड या बायोलॉजिकल मेथड से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि वहां पे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपने फोर्स के माध्यम से जब आप करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोपोरेशन होता है। ठीक है, तो ये भी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। एल्डोस्टेरोन के बारे में आपको बहुत सारी बातें दी गई हैं कि क्या ये स्टिमुलेट करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम को, क्या ये सिक्रीट करेगा पोटेशियम को, क्या ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड के होंगे तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा, या बायोकेमिस्ट्री वालों को भी मैं मान सकता हूं। बट अगर आप इसके आगे पीछे नहीं भी इतना जुड़े हुए हैं, तो भी अगर आपने एक मेरा लेक्चर देखा होता जहां पे हमने एंडोक्राइनोलॉजी लास्ट ईयर कंप्लीट कराया था, और वो सब इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई लेक्चर मेरे जो द्वारा लिए गए हैं वो यूनिवर्सल है। वो आप जज नहीं कर सकते हैं कि मैं अभी 2023 में पढ़ाया हूं तो 2024 में नहीं आएगा, 2024 में पढ़ाया है तो 25 में नहीं आएगा। ठीक है, अब कोई कॉन्सेप्ट थोड़े बदल जाएगा। अब एल्डोस्टेरोन के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट मेड इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एक लेक्चर जो मेरा अवेलेबल है, जहां पे एड्रीनल ग्लैंड की हमने चर्चा की है, और एड्रीनल ग्लैंड में जब आप बात करते हैं वहां पे कॉर्टेक्स रीजन होता है। कॉर्टेक्स में आपके 3 लेयर होती है, जहां से मिनरलो कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं। तो जो आपका मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, यहां से आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। ये पर्टिकुलर लेक्चर मेरा अवेलेबल है, जाके देख लेना। अब यही एल्डोस्टेरोन जो है, चूंकि ये कहां से भाई, यहाँ पे कहीं पिट्यूटरी का नाम आया, कौन सी ग्लैंड का नाम आया, एड्रीनल ग्लैंड का नाम आया। तो यानी कि भैया ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है कि ये आपका हाइपोथैलेमस में बन रहा है और रिलीज हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो इनकरेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा। और मुझे, मैं वाकई कह रहा हूं कि ये बहुत ही, कह सकता हूं ना कि बहुत स्मार्ट तरीके से अगर आप आंसर करेंगे तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है कि वो सोडियम का रीअब्जॉर्ब करा रहा है कि वाटर करा रहा है, क्या करा रहा है, क्या नहीं करा रहा है। इसी तरीके से आईसीएमआर अपने क्वेश्चन को डिजाइन करता है। ठीक है,
कि 2 घंटे के पेपर में आप उसी हिसाब से चीजों को अप्लाई कर सकें। हालाँकि चूँकि थोड़ा-सा पेपर वेरिएशन ज़रूर है, बट फिर भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए गए कि जो आप झट-पट से आंसर कर लें। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था। इसके बाद अगर मैं और भी चीज़ों की अगर मैं बात करता हूँ, एक और क्वेश्चन जो कि आपका सेंट्रल डॉगमा, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत बार पीवाईक्यूज़ में डिस्कस किया है या उसके अलावा भी डिस्कस किया है कि सेंट्रल डॉगमा में क्या चीज़ें नहीं पॉसिबल है। तो आप प्रोटीन से आप जो है वो आप डीएनए से डीएनए बना सकते हैं, सही बात है। ठीक है? डीएनए से आप आरएनए बना सकते हैं, ये भी आप सेंट्रल डॉग्मा में देखते हैं कि आपका डीएनए से आरएनए बन जाएगा, ठीक है? आप आरएनए से डीएनए भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि आपका टिमिनिज़म आया था, उससे आप कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोटीन से आरएनए नहीं बना सकते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है, ये आपका नहीं पॉसिबल है कि आपका एक बार प्रोटीन बन गया है, तो आप वापस से आरएनए बना लो। तो ये भी आपका बहुत ही डुएबल क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपका पूछ रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज़ एनाफाइलोटॉक्सिन एक्सेप्ट। अब ये जो क्वेश्चन है, मैं कहूँगा कि जो खास तौर से बच्चे इम्यूनो बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, जहाँ पे एक आपका जो पर्टिकुलर ये पाथवे आता है, जहाँ पे हम बहुत सारे आपके कॉम्प्लीमेंट पाथवे का ये क्वेश्चन था, ठीक है? जहाँ पे बहुत सारे एक कैस्केड रिएक्शंस होती हैं, जिसमें C3A का तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होता है। तो थोड़ा-सा अगर आप इसको अंदर तक जाएँगे, तब आपको ये क्वेश्चन का है कि भाई C3A इन्वॉल्व होता है, C5A होता है, C4A होता है, लेकिन C6A जो होता है, वो नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो आपका C6A होगा। हालाँकि क्वेश्चन किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं। बट फिर भी ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है किसी भी एग्जामिनेशन में, कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इम्यूनोलॉजी में बनता है क्वेश्चन। तो ये भी मैं कहूंगा कि मतलब असंभव क्वेश्चन नहीं दिया था, बट फिर भी अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। इसके बाद एक और क्वेश्चन की सॉल्ट माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनेल है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोजेक्टिंग इनटू द एक्स्ट्रा सोलर मीडियम यूज्ड फॉर द लोकोमोशन के लिए किया है। दुनिया भर की बातें भूल जाइए, लोकोमोशन आपका सीलिया और फ्लैजला इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रोट्यूबुल का मॉडिफिकेशन है, सेल्स बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सीलियम बनेगा। ठीक है? बहुत ऑप्शन में भी जाओगे तो बेसल बॉडी, सिस्टर्नी, आप कहाँ कहाँ पहुंच गए? सिस्टर्नी तो आप गोल्जी बॉडी में पहुंच गए। स्यूडोपोडियम भी आपका नहीं होगा, ठीक है? जो कि आपका स्यूडोपोडियम भी नहीं होगा यहाँ पे। तो जो मैक्रोट्यूब्यूल का माइक्रो मॉडिफिकेशन है, वो आपका सीलिया है। एक और क्वेश्चन लाइसोसोम से बहुत क्वेश्चन पूछे गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम, का फंक्शन नहीं है। तो लाइसोसोम जो होता है, अगर आपको याद हो, पावर जनरेटिंग यूनिट। पावर का मतलब है भैया, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ये तो अच्छे से पढ़ा दिया था। पावर हाउस ऑफ द सेल 12th में पढ़ते हो। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो नॉट द फंक्शन में क्या हो जाएगा? पावर हाउस हो जाएगा। सुसाइडल बैग तो लाइसोसोम लर्न ही कराया है। एक्सोजेनस सब्सटेंस को इनगल्फ करेगा, वॉर्न आउट करेगा कंपोनेंट ऑफ द सेल्स को। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका पावर हो जाएगा। देन मैचिंग के क्वेश्चन मैंने हर बार बोले हैं कि भैया जो चीजें मैंने रटाई हैं, उसी के आसपास आएगा। एंडोक्राइनोलॉजी से मैचिंग का क्वेश्चन है, जो कि एक झटके में आपका सॉल्व होना चाहिए। अब आप इसमें से देख लो, मुझे तो सबसे बढ़िया ऑक्सीटोसिन लगता है, जो कि आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, चाइल्ड बर्थ में इन्वॉल्व होता है, मिल्क इजेक्शन कराता है, बहुत बार हमने चर्चा किया है। डी का उठा के सेकंड से मिला दो और देख लो क्या है, एक ही ऑप्शन में रखा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी दुनियादारी से नहीं मतलब है। इसके बाद इस वाले मैचिंग में अगर आप जाते हो, तो मुझे लगता है कि अगर मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं cDNA की सिंथेसिस कर लूंगा। तो बी का मैं फर्स्ट लगा दूंगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। टैग डीएनए पॉलीमरेज से मैं डीएनए को एम्पलीफाई कर लूंगा, तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका हो गया। फिर एक और क्वेश्चन जो कि आपके मैचिंग का क्वेश्चन, जो मैं कहूंगा कि आपका बोनस क्वेश्चन था। थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर से क्या होगा? आप टेम्परेचर को मेजर करेंगे, रेस्पॉन्ड टू द हीट या कोल्ड, डी का सेकंड। अब डी का सेकंड यहाँ पे देख लीजिए कहाँ रखा है, एक ही ऑप्शन में रखा है। दुनियादारी पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो कोई बात नहीं। मैकेनो रिसेप्टर जो होते हैं, वो प्रेशर चेंज, पोजीशन, एक्सलरेशन के लिए होता है। नॉसियो रिसेप्टर जो होता है, कि आपके टिश्यू डैमेज के लिए होता है। ऑस्मो जो होते हैं, वो आपके वाटर वॉल्यूम के लिए होते हैं। ठीक है? तो ये भी मैं कहूंगा आपका बोनस क्वेश्चन था। इसके बाद पीसीआर हमारे चैनल पे कवर है, यहाँ पे भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द पीसीआर इज रिस्पांसिबल फॉर सेपरेटिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू द सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करता है, किस स्टेप में? तो जब आप मेल्टिंग करते हैं तब आपका होता है, एक्सटेंशन में आपका एम्पलीफाई होता है, एनलिंग में आपके प्राइमर जो होते हैं वो आपके आके जुड़ते हैं। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू हैज ए मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर इन अ रबरी ग्राउंड सब्सटेंस? तो ये जो होता है, ये आपका कार्टिलेज होता है। हालांकि ब्लड और एडिपोज आपने हटा दिया होगा, आप बोन और कार्टिलेज में कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डीप जाके देखोगे तो जो आपके इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, वो आपके कार्टिलेज में पाए जाते हैं। ठीक है?
तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका थर्ड बनेगा। एक और क्वेश्चन जो कि मैं कहूंगा कि बहुत बेहतरीन डिजाइन किया है, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चे ने काफी गलत भी किए हैं, कि आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द मोस्ट कन्विंसिंग टू आइडेंटिफाई अ जीन एज ऑन्कोजीन है या ट्यूमर सप्रेसर जीन है। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जीन जो है वो ऑन्कोजीन है या आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है। कैंसर मैंने पढ़ा के रखा है, तो ये आपको करना चाहिए था। अब कह रहा है कि आपने एक ट्रांसजेनिक माइस बनाया है जिसमें आपने ओवर एक्सप्रेस कर दिया है कैंडिडेट ऑन्कोजीन को, और एक में आपने क्या कर दिया है, नॉकआउट कर दिया है ट्यूमर सप्रेसर जीन को। तो आपको पता करना था कि कौन सा ऑन्कोजीन है और कौन सा आपका ट्यूमर सप्रेसर है। तो मान लो कि ट्यूमर सप्रेसर जब तक सिस्टम में रहता वो ट्यूमर को सप्रेस करता, लेकिन आपने ट्यूमर सप्रेसर को कट कर दिया, नॉकआउट कर दिया, यानी कि इस जीन को आपने हटा दिया, तो यानी कि यहाँ पे कैंसर जो होगा वो आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। एक ट्रांसजेनिक माइस में आपने क्या कर दिया, उसी माइस में आपने क्या कर दिया, ऑन्कोजीन को क्या कर दिया, ओवर एक्सप्रेस करा दिया। ठीक है, आपको इस तरीके से सोचना है कि कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा। तो आपने एक में क्या कर दिया बेटा जी, आपने ओवर एक्सप्रेस करा दिया ऑन्कोजीन को, यानी कि पहले तो वो कम अमाउंट में था, अब ज्यादा अमाउंट में हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैंसर करेगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका फर्स्ट बनेगा। ठीक है, अब ट्रांसजेनिक माइस में जब आपने ओवर एक्सप्रेस कर दिया ट्यूमर सप्रेसर को, तो अगर आपने ट्यूमर सप्रेसर को ओवर एक्सप्रेस कर दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ट्रांसजेनिक माइस दैट ओवर एक्सप्रेस द कैंडिडेट ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, एक और ट्रांसजेनिक माइस है जहां पे फिर आपने ऑन्कोजीन और दोनों को ही बढ़ा दिया तो भी आपको कुछ नहीं पता चलेगा। नॉकआउट माइस है, यानी कि आपको दो अलग अलग माइस लेना होगा। ट्रांसजेनिक माइस में क्या करना होगा, आपको ऑन्कोजीन को ओवर एक्सप्रेस कराया है, नॉकआउट में आपने लैग कर दिया है। ठीक है, तो ये जो होगा, अगर आप नॉकआउट माइस ले लेते हैं जिसमें आपने दोनों को नॉकआउट कर दिया तो क्या ही फायदा हो गया, क्या ही पता कर लोगे। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर बनेगा वो आपका पहला बनेगा, और थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन था बट डुएबल क्वेश्चन था, करना चाहिए था। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपका रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को और क्या बोलते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, जब आंसर की भी आई तो भी बच्चे काफी इसमें उलझे हुए रहे। तो आपको पता होगा कि रिडक्टिव जो आपका ये पर्टिकुलर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो फोटो रेस्पिरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की तरफ अगर जाते हैं तो आपको सी नहीं रखना है, तो सी आपका कैंसिल हो गया। अब सी आपका कैंसिल हो गया, या तो आपका ए होगा, बी होगा, या आपका दोनों होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को और क्या बोलते हैं। तो रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो होता है इसको हम फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल जो है, सॉरी C4 साइकिल तो आप इसको नहीं बोलेंगे। डी आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट, डी आपका कैंसिल हो जाएगा। और फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल नहीं होगा। कैल्विन बेंसन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इस कैल्विन बेंसन साइकिल में जब आप जाते हैं तो अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। ठीक है, अगर मैं कैल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल की बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। अब ये जो रीजनरेशन स्टेप होता है ना, यहीं पर आपका रिवर्स पेंटोज फॉस्फेट पाथवे तरीके से रन करता है। कभी आप लेलिंजर की बुक उठाइएगा, तो जब आपने पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारे आपके सुगर मॉलिक्यूल बनते हैं, स्यूडोहेप्टोलोज, मतलब C5 कार्बन, C6 कार्बन, C7 कार्बन। उसी तरीके की पूरी एक प्रक्रिया जो होती है वो रिडक्शन फेज में रन करती है जब आप C3 साइकिल चलाते हैं। तो ये रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आप बोल सकते हैं कैल्विन बेंसन साइकिल को। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा, यानी कि बी ओनली होगा। तो 2250 जो है ये आपकी क्वेश्चन आईडी है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा, राइट। हिंट मैंने दे दिया है, डुएबल क्वेश्चन है, करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पूछ रहा है कि गिवन बिलो आर द दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड के बारे में। कह रहा है कि एनाफेज फर्स्ट जो होते हैं उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, वेयर विच सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन टुगेदर। तो बिल्कुल सही बात है, जब आप मियोसिस पढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं तो मियोसिस में जो क्रोमोसोम का जो नंबर हाफ होता है वो एनाफेज फर्स्ट में होता है। तो क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गए, लेकिन क्रोमैटिड्स अभी बचा हुआ है, जिसकी वजह से आपका एनाफेज सेकंड जो होगा वो आपका रन करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एनाफेज सेकंड क्रोमोसोम लाइन अप अलोंग द मेटाफेज प्लेट। अब ये तो गलत बात हो गई भाई, चूंकि एनाफेज सेकंड तक आप पहुंच गए हैं, तो अब यहाँ पे कहा मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होगा। ये तो आपका प्लेट का फॉर्मेशन तो आपका पहले ही हो जाता है ना, मेटाफेज स्टेज में हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, लेकिन सेकंड जो है वो आपका इनकरेक्ट है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर 222 क्वेश्चन आईडी है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा, बिना किसी संदेह के।
इसके बाद अगर मैं फर्दर बात करता हूँ, आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बेसिक, बहुत आसान क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज सब्सटेंस थ्रू ट्यूब या डक्ट। तो जब भी हमने एंडोक्राइन ग्लैंड आपको पढ़ाया है, सीधा वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, इनको हम डक्ट नहीं होती है, इसी वजह से इनको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। और ये अपने प्रोडक्ट या हार्मोन को सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स, यानी कि ब्लड और लिम्फ में डायरेक्ट करते हैं। अब सेकंड ऑप्शन में अब ये देखिए आपका फॉल्स हो गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज सब्सटेंस इट मेक डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। यही लाइन यहाँ पे इन्होंने फिट किया है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो यानी कि ये एक्सोक्राइन के लिए नहीं है, ये एंडोक्राइन के लिए है। तो दोनों ही ऑप्शन जो होंगे वो आपके फॉल्स हो जाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट जो है वो आपके फॉल्स हो गए। इसके बाद अगर मैं फर्दर बात करता हूँ, यूकैरियोट में सिट्रिक एसिड साइकिल आपकी कहाँ पे रन होती है, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बहुत आसान क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन हैविंग एटीपीएस एक्टिविटी एंड रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइनिन जो होता है, ये पर्टिकुलर आपका जो प्रोटीन होता है मसल्स मूवमेंट, या कह सकते हैं कि आपके मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रोट्यूबुलर की आप जब पूरी स्टोरी पढ़ते हैं वहां पे आपको देखने को मिलता है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज अ यूनिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो ये आपका स्प्लाइस टीआरएनए जो होता है, ये आपका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं जानना चाहूंगा कि ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या आपका टर्सरी स्ट्रक्चर है। तो ये आपका होमवर्क है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन जो है, जो मुझे लगे कि एक झटके में आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते थे, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। बाकी फर्दर हम और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, देन हम बायोलॉजिकल साइंस डिस्कस करेंगे, और देन हम फर्दर आपके और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपको संदेह है कि उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस में वीडियो मिलेंगे, लेकिन कट ऑफ के लिए और बाकी चीजों के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस मेरे साथ रखना पड़ेगा। इतनी जल्दी रिवील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना सही आकलन किए कोई भी बात को हवा में कहना उचित नहीं है। तो यहां तक अच्छा लगा होगा, तो फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी